हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, इसको हम पूरा समझेंगे। इससे पहले हम क्रॉप्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सीरियल्स डिस्कस किए, जिसमें हमने पल्सेस डिस्कस किए, फूड ग्रेन्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। इवन हमारे जो ऑयल सीड्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, स्पेशल क्रॉप्स, टी, कॉफी, सब कुछ कवर कर चुके हैं, सारी क्रॉप्स हमारी हो गई हैं। तो अब ये जो टॉपिक है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर में दे रखा है टॉपिक। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। आप सबको पता है, भारत की अगर हम बात करें तो अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ था। आज़ादी मिली अंग्रेजों से। और इंडिया में शुरू से ही आपको देखने को मिलेगा, हमारे भारत में ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। आज भी आप देखो, आज भी भले ही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 20% से कम है, 20% से कम है जीडीपी में, मगर आप देखो 50% से ज़्यादा लोग आज भी एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान बना था 1951 से 1956 के बीच में प्लानिंग कमीशन ने जो प्लान बनाया था, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी आपको पढ़ा होगा, उसमें हमने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया था। पहला जो 5 ईयर प्लान था दैट फोकस्ड मोर ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिहाज से देखें तो ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। किस में आता है? प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। देश आज़ाद होने के बाद सरकार ने इसकी कंडीशन सही करने के लिए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए कई सारी स्ट्रेटेजीज और प्लान बनाए थे आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी एकदम सबसिस्टेंस इन नेचर थी। सबसिस्टेंस मतलब 1947 से पहले हमारा फोकस नहीं होता था कि हम ऐसी एग्रीकल्चर करें जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। पहले सिर्फ हम पेट भरने के लिए खेती करते थे, अपना पेट भर जाए और थोड़ा बहुत बच जाए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा अपना ज़्यादा फोकस नहीं हुआ करता था। और कर लो, अगर ज़्यादा उगाओगे तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो आज़ादी से पहले अपना नेचर कैसा था खेती करने का? सबसिस्टेंस। साथ के साथ में हमने ये भी देखा कि 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, 20वीं सेंचुरी का मतलब क्या है? 1901 से 2000 है ना। इसका फर्स्ट हाफ क्या हो जाएगा? 1901 से 1950। तो कह रहे हैं कि हमने देखा कि फर्स्ट हाफ ऑफ जो 20वीं सेंचुरी है, इसमें एग्रीकल्चर की पुअर परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़्यादा खास प्रोडक्शन नहीं था। उसके पीछे रीजन दे रखे हैं, लगातार सीवियर ड्रॉट्स और फेमाइंस आई थी। कहीं पे तो मतलब सूखा पड़ रहा है, कहीं पे अकाल पड़ रहा है। इस वजह से एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। और दर्द हमारे साथ क्या हुआ? आज़ाद जैसे हुए, भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो हमारा इरीगेटेड जो लैंड थी, जहाँ पे मतलब खेती में पानी देने की व्यवस्था थी, बढ़िया फर्टाइल जो लैंड थी, आज़ादी के बाद बहुत सारा एरिया हमारा किसको चला गया? पाकिस्तान को चला गया। इरीगेटेड लैंड हमारी किधर चली गई? पाकिस्तान को चली गई। अगर हम इंडिया में अगर देखें तो आपको पता है 2 पाकिस्तान बने थे। इधर था ईस्ट पाकिस्तान, इधर था वेस्ट पाकिस्तान। तो जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है वो वेस्ट पाकिस्तान में चला गया, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। तो बहुत सारी हमारी फर्टाइल लैंड, इरीगेटेड लैंड पाकिस्तान को चली जाती है। तो ये सब आपको पता ही होगा। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, इधर जो पाकिस्तान था इसको बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान, इधर जो पाकिस्तान था इसको बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान, जो 1971 में बांग्लादेश बन जाता है। अब स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट, तो सरकार ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई कि भारत में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जा सके? तो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। देखो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन थी बहुत ज़्यादा खराब। हम इतना अनाज नहीं उगा पाते थे, इतना अनाज ग्रो नहीं कर पाते थे कि अपने देश की नीड को फुलफिल कर सकें, अपने देश के लोगों को बराबर खाना प्रोवाइड कर सकें। इतनी नीड, इतना भी अनाज हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। ऑल्दो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री था, खूब सारी हमारे पास लैंड अवेलेबल थी, मगर इसके पीछे रीजन था कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाते थे, हमारी फसलों की यील्ड कम थी। इसलिए शुरू में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो आप सबको पता होगा, शुरुआत के 20 साल तक कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि हम यूएसए प्लस और भी कंट्रियों से हमें अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था, फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ता था। वो तो अच्छी बात है, हमारे पास एक ऐसे महान शख्सियत पैदा हुए यहाँ पे, MS स्वामीनाथन जी, जिनके प्रयासों की वजह से और उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आई और ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। ये भी चीज़ आपको बैकग्राउंड में याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम टॉपिक देखते हैं जो दे रखा है। मैं चीज़ आपको उस समय की भी बताता चलूँगा, इसके साथ साथ ध्यान रखना, तो इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, बट टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा मस्त तरीके से। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था अपनी सरकार का? गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आई, ऑब्जेक्टिव था कि भाई फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए फूड ग्रेन का प्रोडक्शन? क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी कि अपने देश को मतलब नीड्स को फुलफिल कर सकें, राइट।
तो सरकार ने 3 स्ट्रेटेजी अपनाई शुरुआत में। पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि कैश क्रॉप्स की जगह पे फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जाए। यार जब पेट ही नहीं भर रहा तुम्हारा तो तुम कैश क्रॉप उगा के क्या करोगे। कैश क्रॉप में जैसे कॉटन उगाते थे, इंडिगो उगाते थे ना, खाने पीने की फसल ना उगा के बाकी फसल उगाना, जिसको बेच दो और पैसे मिल जाएंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फोकस किया गया कि भैया पहले उगाओ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन में जैसे व्हीट उगाओ, राइस ग्रो करो, इन पर फोकस किया गया था। कैश क्रॉप्स को बंद करवा दिया गया कि भाई इनको थोड़ा छोड़ो, इन पे आओ पहले। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स। तो मतलब जो ज़मीन थी पहले कम थी, उस ज़मीन को बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया। फैलो और कल्टीवेबल जो लैंड थी उसको आपने फर्टाइल बना दिया, अच्छा कर दिया। जो मतलब ज़मीन पहले काम नहीं आ रही थी उसको काम में लाए, ताकि ज़्यादा एरिया पे खेती करोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तीसरा फोकस था इंटेंसिफिकेशन ग्रोइंग ऑफ मोर क्रॉप्स ओवर द सेम पीस ऑफ लैंड ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड एरिया। कह रहे हैं कि मतलब लगातार क्रॉप्स उगाओ। जैसे मान लो ये खेत है, आपने एक बार उगा लिया, फिर कुछ समय बाद दोबारा इसमें ग्रो करो, फिर कुछ समय बाद तीसरी बार ग्रो करो। बेसिक्स आपको बताइए, अपने यहाँ पे क्रॉपिंग सीजन कितने हैं? 3, रबी, खरीफ और जायद। तो कह रहे हैं भैया आप ऐसा नहीं कि साल में एक बार ही ग्रो करो, तीनों क्रॉप उगाओ, जब जाके ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये 3 स्टेप्स मतलब शुरू में सजेस्ट की गई थी कि एक तो आप कैश क्रॉप की जगह पे फूड ग्रेन्स वाली क्रॉप उगाओ, दूसरा एरिया अंडर इरीगेशन है उसको बढ़ाओ, तीसरा सेम पीस ऑफ लैंड पे बार बार खेती करो, ताकि हम अपना जो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और अपने देश की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, अपनी जनता को भूख से बचा सकते हैं। तो शुरुआत में इस स्ट्रेटेजी ने अच्छा काम किया, मगर अगेन लेट 1950s में प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके भी अलग अलग रीजन्स थे। अब कुछ नया आएगा। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम लॉन्च। अब दोबारा जब प्रोडक्शन कम हुआ तो सरकार ने फिर 2 प्रोग्राम लेके आ गई। नंबर 1 इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और नंबर 2 इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और अलग अलग लेवल पर प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, मगर दर्द भी हमारे साथ चलते रहे बार बार। 1960s के मिड में आपको देखने को मिलेगा 2 लगातार 2 कंजिक्यूटिव ड्रॉट्स का मतलब है 2 लगातार ड्रॉट आते हैं, जिससे देश में खाने की समस्या और बढ़ गई, फूड क्राइसिस आ गई और इस वजह से हमें फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करना पड़ा दूसरे देशों से। ठीक है, तो 1960s वाला जो डिकेड है आप सबको पता है, पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं भैया डेंजरस डिकेड। क्या बोलते हैं? 1960s का जो डिकेड है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंजरस डिकेड बोलते हैं भैया, डेंजरस डिकेड। अंडरस्टूड? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उस समय हमने फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट किया था, मगर अच्छी बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद इंदिरा गांधी जी जब आई थी उसके बाद एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे, साइंटिफिक रिसर्च पे बहुत ज़्यादा सरकार ने फोकस किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे जो महान साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अभी रिसेंटली इनको भारत रत्न मिला है, मगर लास्ट ईयर इनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो इनके प्रयासों की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आई और ग्रीन रेवोल्यूशन से अपना प्रोडक्शन बढ़ गया। अब हम चर्चा करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन के मैं थोड़े कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम हरित क्रांति बोलते हैं, ये फूड ग्रेन्स में आई थी। किस में आई थी? अनाजों से संबंधित है, अनाज के उत्पादन से संबंधित है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा 2 क्रॉप्स का हुआ, व्हीट और राइस। 2 क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। स्टेट्स की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा 3 स्टेट को ज़्यादा हुआ था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को ज़्यादा हुआ था। क्या क्या किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान? नंबर 1 हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 2 मैकेनाइजेशन कर दिया, मशीनों का इस्तेमाल करने लगे। पहले जो काम हाथों से करते थे अब मशीनों से कर रहे हैं। नंबर 3 केमिकल फर्टिलाइजर्स का धुआंधार इस्तेमाल करने लग गए। नंबर 4 कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए फसल को पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने लग गए। नंबर 4 अपने किसानों को अवेयर कराया कि भैया खेती करनी कैसे, उनको थोड़ा सा एजुकेशन दी। ठीक है। नंबर 5 एरिया अंडर इरीगेशन, इसको इंप्रूव किया गया था, इरीगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव किया गया था। तो ये कुछ ऐसी स्टेप्स थी जिनकी वजह से अचानक हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी को अब हम शुरुआत करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं दे रखा, मगर फिर भी मैंने चीज़ आपको बता दी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को एक पुश मिलता है, एक धक्का मिलता है, इंडियन एग्रीकल्चर दौड़ पड़ती है। मिड 1960s की बात करें तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स व्हीट और राइस की इंडिया में लाई गई। तो मतलब व्हीट जो था वो मैक्सिको वाला व्हीट लाया गया था। अच्छा, हाई यील्डिंग का मतलब क्या होता है? आप अगर नॉर्मल सीड इस्तेमाल कर रहे हो इस पर्टिकुलर लैंड में सपोज, तो इसमें से मान के चलो 10 किलो गेहूं निकले, कितने निकले? और जब आपने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल किया तो यहीं पर पता चला 30 किलो गेहूं निकल के आ गए, प्रोडक्शन हो गया। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वो होते हैं
जिनको यूज करने से प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है, या हम इसमें एक शब्द इस्तेमाल करें यील्ड बढ़ जाती है। यील्ड का मतलब होता है उत्पादन बढ़ जाता है। तो पहली चीज़ क्या की गई थी, गेहूं की और राइस की हाई यील्ड वाली वैरायटी सीड्स को यहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। व्हीट मैक्सिको की वैरायटी, राइस फिलीपींस की वैरायटी को यहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ठीक है, साथ के साथ में इंडिया में एक पैकेज टेक्नोलॉजी लाई गई जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इरीगेटेड एरिया में, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ये पैकेज टेक्नोलॉजी वही है जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करना और मैकेनाइजेशन करना, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब एक ही पैकेज टेक्नोलॉजी हो जाएगी। अब ये जो नई जो क्रॉप लाए थे हम, ये जो मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इनकी एक प्री रिक्वायरमेंट थी कि अगर इसको सफल बनाना है तो प्री रिक्वायरमेंट क्या है, पानी खूब सारा अवेलेबल होना चाहिए। मतलब जो हाई यील्डिंग जो वैरायटी सीड्स हैं इनका मतलब एक नीड थी इनको कि पानी की सप्लाई बराबर होनी चाहिए, राइट। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या देखने को मिला रिजल्ट, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हमारा ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हो गया। तो टेक्नोलॉजी एंड रैपिड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसी को हमने बोला ग्रीन रेवोल्यूशन कि भैया अब क्रांति आ चुकी है। किस वजह से आई है, ये जो नई टेक्नोलॉजी लेके आए इससे हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ गया है, राइट। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे क्या हुए, पहला फायदा तो ये हुआ भाई फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ गया, इंडिया बन गया सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। जो आज तक दूसरे देशों पर डिपेंड हुआ करता था, आज वो देश कैसा बन चुका है, सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है। इसकी वजह से बहुत सारी एग्रो इनपुट्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी ग्रो करने लगती हैं। एग्रो इनपुट्स का मतलब क्या है, खेती में बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है जिनको हम बोलते हैं एग्रो इनपुट्स। जैसे सीड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, मशीन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, और फर्टिलाइजर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है, इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होने लग गया। एग्रो प्रोसेसिंग, फसल जो आप उगा रहे हो उसको प्रोसेस करके कुछ बना के बेच देना, वो एग्रो प्रोसेसिंग, और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग जाती हैं। और इंडिया सबसे बड़ी बात सेल्फ रिलायंट बन जाता है, आत्मनिर्भर भारत बन जाता है। जो भारत अपने अनाज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड हुआ करता था, आज वो देश कैसा हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। मगर आपको पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव वाला पहलू और एक होता है नेगेटिव वाला पहलू। पॉजिटिव तो हमने देख लिया, उसका नुकसान क्या हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा नुकसान तो ये था कि भाई एक तो ये पूरे भारत में बराबर तरीके से इसको लॉन्च नहीं किया गया था, ये कुछ सर्टेन एरिया में ही कन्फाइंड थी। सर्टेन एरिया मतलब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे इसका ज़्यादा प्रभाव हुआ, बाकी जगह पे ये ज़्यादा नहीं जा पाई। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, इससे रीजनल डिस्पैरिटीज़ बढ़ गई। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या है, कुछ एरिया तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए और कुछ एरिया बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। ठीक है, बाद में खैर देखने को मिलता है बाकी जगह पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन फैलने लग जाती है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब प्लानिंग कमीशन और उसका मतलब एग्रीकल्चर से कुछ संबंध यहाँ पे दे रखा है। तो प्लानिंग कमीशन ने भी मैंने बताया था सबसे ज़्यादा शुरू में एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, और ये मैं बताया था फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था हमारा, उसमें भी प्लानिंग कमीशन ने 1951 से 1956 के बीच में एग्रीकल्चर पर ही फोकस किया था, राइट। अब ये करें वो तो चलो शुरुआत की बात हो गई। 1980 के टाइम पे प्लानिंग कमीशन ने रेनफेड जो एरियाज है जहाँ पर फसल बरसात पर डिपेंड होती है, उन एरियाज में जो एग्रीकल्चर की जा रही है उसकी प्रॉब्लम पे ध्यान देना स्टार्ट किया प्लानिंग कमीशन ने। और 1988 में एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग स्टार्ट की गई थी ताकि एक बैलेंस्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया जा सके भारत देश में। एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग का मतलब क्या है, भारत में आपको पता है मल्टीपल टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं। ऑल्दो हमारा क्लाइमेट तो मानसून टाइप क्लाइमेट है, मगर क्लाइमेट में भी आपको पता है वेरिएशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। नॉर्थ में ठंडा, साउथ में गर्म, है ना। तो अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से खेती की जाए, इस पर ज़्यादा फोकस किया प्लानिंग कमीशन ने। साथ के साथ में फोकस किया गया, एम्फेसाइज का मतलब फोकस करना, फोकस किया गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप अलग अलग तरह की क्रॉप्स होगा। ऐसा नहीं कि आप हर साल वीट पे और मतलब रबी में तो वीट पे ध्यान दे रहे हो और खरीफ की क्रॉप में बाजरे पे ध्यान दे रहे हो, कुछ और भी क्रॉप्स होगा। क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन की बात की गई ताकि हम जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से हार्नेस कर सकें, और इसके साथ साथ हम डेयरी डेवलप फार्मिंग कर सकें, पाउल्ट्री फार्मिंग कर सकें, हॉर्टिकल्चर कर सकें, लाइव स्टॉक रेयरिंग कर सकें, एग्वाकल्चर कर सकें। मतलब ऐसा नहीं कि खेती करो, आप खेती के साथ साथ और भी चीज़ों को करो, डाइवर्सिफाई करो उसको। डाइवर्सिफाई जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा किसानों की इनकम बढ़ेगी। और 1990 में ये भी आपको पता होगा, सरकार उस समय, आपको 1991 की मैं बात करूँ, 1991 में PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, और उस समय हमारे मनमोहन सिंह जी वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। इस समय इंडिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो
सरकार कुछ रिफॉर्म्स लेके आई थी जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कौन कौन से रिफॉर्म्स लाई थी सरकार? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो जो लिबरलाइजेशन हमने किया, फ्री मार्केट हम जो मतलब किया था, इससे भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर पर प्रभाव पड़ता है, राइट। अब है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। जब इतनी सारी चीज़ें आप करोगे तो भैया एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आउटपुट मतलब इसका रिजल्ट, जो मतलब खेत तुम फसल उगा रहे हो ना, उसके आउटपुट में चेंज आ गया, प्लस टेक्नोलॉजी। तो देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर आउटपुट एंड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग लास्ट 50 ईयर्स विच कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। तो पिछले 50 सालों में आप देखो, एक तो हमारा एग्रीकल्चर का आउटपुट भी बढ़ा है, आउटपुट मतलब हमारी यील्ड भी बढ़ी है या हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, साथ के साथ में टेक्नोलॉजिकल चेंजेज भी आए। अब तो भैया ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ड्रोन से भी अब मतलब फर्टिलाइजर को मतलब स्प्रे किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जा रहा है खेतों में। तो 50 सालों में हमने बहुत ज़बरदस्त मतलब ग्रोथ की है। क्या क्या चेंजेज आए पिछले 50 सालों में? पहली बात तो कई फसलों का प्रोडक्शन बढ़ गया है, कई फसलों का, जैसे राइस व्हीट का प्रोडक्शन बहुत तेज गति से बढ़ा है। दूसरा, शुगर केन, ऑयल सीड और कॉटन, इनका भी प्रोडक्शन बहुत गजब तरीके से बढ़ गया है ना। साथ के साथ में एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन हुआ है। इरीगेशन का जो पहले जो मतलब लिमिटेड एरिया में इरीगेशन की फैसिलिटी जो हुआ करती थी, वो बाकी एरिया में भी फैलने लग गई हैं, क्योंकि आपको पता है हमने डैम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था आज़ादी के बाद। कई जगह पर डैम्स बनाए और डैम से जो पानी जा रहा है उससे हम इरीगेशन कर रहे हैं। प्लस राजस्थान में जैसे इंदिरा गांधी कैनाल ले आए, तो उससे डेफिनेटली इरीगेशन वाला एरिया बढ़ जाएगा। और आपको पता है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए इरीगेशन तो प्री रिक्वायरमेंट है, प्री कंडीशन है। अगर पानी होगा तो ही ये टेक्नोलॉजी सही से काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, है ना। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और फार्म मशीनरी, इनका भी हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। नेट इरीगेटेड एरिया, पहले मतलब कम एरिया में पानी दे पाते थे, अब ज़्यादा एरिया में पानी दे पाते हैं। तो नेट इरीगेटेड एरिया जो है हमारा बढ़ गया, और जब नेट इरीगेटेड एरिया बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अब डिफ्यूज हो गई है। डिफ्यूज का मतलब होता है फैल जाना। अब पहले ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही थी, अब ये इंडिया के अलग अलग भागों में फैल गई है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। भारत के अलग अलग जगहों पर हर किसान जो हैं हमारे भाई, वो सब किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर दुख की बात यह है कि 1960 से अब तक आपको देखने को मिलेगा केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंजप्शन 15 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, विच इज़ कॉज ऑफ कंसर्न, मतलब एक चिंता का विषय है भैया। क्योंकि अगर ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो इसके फिर अपने ही नुकसान है। इससे वाटर बॉडीज पॉल्यूट होती हैं, इससे बायोमैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। इससे जो फसलें हम अनाज जो खाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। तो अब प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में दिक्कत क्या हो गई है? केमिकल फर्टिलाइजर का भी बहुत ज़्यादा हम कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है। Since the yielding variety of highly valuable vulnerable to pest and disease, the use of pesticide has increased significantly since 1960s। अब ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये क्या है? वल्नरेबल है पेस्ट और डिजीज के लिए। मतलब वल्नरेबल का मतलब है, पेस्ट का मतलब होता है जो कीड़े मकड़े होते हैं ना, इन फसलों को जल्दी बर्बाद कर देते हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो इनको बीमारियों से और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, कीड़े मकोड़े मारने की दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इनका भी यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो दो समस्या हैं, एक तो पेस्टिसाइड का यूज बढ़ गया है, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बढ़ गया है। इनकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रही है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है, सॉइल का भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो एक मतलब चिंता का विषय है। लास्ट में दो टॉपिक और दे रखे हैं आपके, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसको देख लेते हैं। एक बॉक्स दे रखा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि यार एग्रीकल्चर अगर इस तरीके से जो हम कर रहे हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो मतलब टेक्नोलॉजी आई है, इसमें हम धुआंधार केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, धुआंधार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे तो यार दिक्कतें बढ़ेंगी, बीमारियाँ फैलेंगी। तो अब बात की गई कि यार एग्रीकल्चर कैसे होनी चाहिए? सस्टेनेबल, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ जाए और एनवायरमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचे। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रिम्यूनरेटिव, क्लाइमेट रेजिलिएंट बाई प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक integrated composite farming system and to conserve natural resources through appropriate soil and moisture conservation measures। बहुत लंबी लाइन है इसको ब्रेक करते हैं। तो देखो, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये फोकस करता है कि एग्रीकल्चर को एक तो हम प्रोडक्टिव बनाएंगे, पहले से ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन हो सके, सस्टेनेबल बनाएंगे, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे, रिसोर्सेज को हम लंबे समय तक यूज कर सकें, रिम्यूनरेटिव बनाएंगे, किसान अगर खेती कर रहा है तो उसको अच्छा खासा उसको पैसा मिले, अच्छे खासे उसको रिटर्न मिले, ऐसे हम एग्रीकल्चर को बनाएंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएंगे, अलग अलग क्लाइमेट में भी फसलों को उगाया जा सके, ऐसी हम मतलब फसलें मतलब एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे। और ऐसा कैसे कर सकते हैं? लोकेशन स्पेसिफिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करके अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग टाइप की क्रॉप उगाएंगे, जैसा क्लाइमेट है उसी टाइप की हम क्या करेंगे? फसलों को उगाएंगे। और
ऐसा करने से क्या होगा, हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर को भी हम कंजर्व कर सकते हैं। सरकार ने इसी डायरेक्शन में, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डायरेक्शन में 2 स्कीम लेके आई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है। पहली स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना और दूसरी है राष्ट्रीय विकास योजना। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया, नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसा वेब पोर्टल है, मतलब एक इंटरनेट पे एक ऐसा पोर्टल बना रखा है जहां पे किसान से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फार्मर्स पोर्टल इज ए प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। फार्मर्स पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है इंटरनेट पर जहां पर आप उसको ओपन करके इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी समस्या या एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी, किसान के इंश्योरेंस की, एग्रीकल्चर के स्टोरेज की, क्रॉप्स एक्सटेंशन एक्टिविटीज, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरीज, सारी जानकारी इस पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको फर्टिलाइजर्स, मार्केट प्राइस, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस, प्रोग्राम, वेलफेयर स्कीम्स, किसानों से संबंधित चलिए उनकी जानकारी मिल जाएगी। ब्लॉक लेवल पर आपको सॉइल फर्टिलिटी, स्टोरेज, इंश्योरेंस, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों की जानकारी एक मैप के थ्रू मिल जाएगी। और यहाँ पे जो यूजर जो है, जो भी मतलब इस पोर्टल को एक्सेस करेगा, वो इनकी एक मतलब हैंडबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, गाइडलाइंस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। सो थैंक यू।